ए वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम डिस्कस करेंगे इस पार्ट वन में पॉइजनिंग एंड एंटीडोट। बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन रहता है पॉइजनिंग का और एंटीडोट का। स्पेशली अगर मैं बात करूं तो आपका जो टारगेट एग्जाम है जीपेट में क्वेश्चन रहता है, नाइपर में रहता है, आपका जो गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम है वहां पर आपको क्वेश्चन देखने का मिलता है। और इसके साथ साथ जो आपका एक हायर लेवल का एग्जाम है आईसीएमआर का, उसमें भी आपको पॉइजनिंग एंड एंटीडोट का क्वेश्चन मिलता है। तो हम स्टार्ट करते हैं पॉइजनिंग और एंटीडोट को। तो सबसे पहले जो बात है पॉइजनिंग होती क्या है। पॉइजनिंग जनरली कहा जाता है किसी चीज का एक्सेस में होना पॉइजनिंग है। सिमिलर थिंग यहाँ पर अप्लाइड है, लेकिन एक वर्ड जो है उसके बारे में पता होना जरूरी है, डेट इज पोटेंट। क्योंकि जब आपको पोटेंट वर्ड आता है तो वहां पर एक्सेस का केस है, वो आपका नहीं बनता है। तो पॉइजन इज एनी सब्सटेंस दैट इज हार्मफुल टू द बॉडी। कोई भी सब्सटेंस अगर हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है तो वो पॉइजन है। कुछ भी हो सकता है पॉइजन। आप अगर पैरासीटामोल लेते हैं वो भी आपके लिए एक टाइम के बाद पॉइजन हो जाएगा अगर आप बहुत टाइम तक लेते हैं। अगर पोटेंट ड्रग की बात करें तो आपने डाइजोक्सिन को सुना होगा, डिजिटॉक्सिन के बारे में सुना होगा। तो वो बहुत स्मॉल अमाउंट आपका 0.25 जो है, इतना एमजी में आपकी ये ड्रग आती है। डाइजोक्सिन और डिजिटॉक्सिन की 0.25 एमजी। और ये भी कुछ लोगों को टॉक्सिसिटी कोस कर जाती है 0.25 एमजी। नींद की गोली आपने सुना होगा एल्प्राजोल, 0.5 0.25 उसमें आती है। तो कुछ आपके पोटेंट सब्सटेंस रहते हैं जो एक्सेस में नहीं भी होते हैं लेकिन पॉइजनिंग कोज कर देते हैं। तो अगर हम बात करें रूट ऑफ पॉइजन तो किस तरह से हमारे अंदर जा सकता है। स्वेलोड, हम कुछ खा लें या फिर आपका सुसाइडल का जो केस होता है वो आपका स्वेलोड का होता है। कि जनरली कुछ लोग जो है आपका ऑल आउट पी लेते हैं, कुछ ड्रिंक कर लेते हैं ऐसा, तो वो आपका स्वेलोड का केस बनता है। इनहेल, ये जनरली इनहेल का केस आपका बनता है जब आप जो है सुसाइडल आपका केस ये बिल्कुल नहीं होता इनहेल का। क्योंकि पर्सन को पता नहीं होता है कि इस इनहेलेशन का क्या साइड इफेक्ट आने वाला है। और इंडिया में इतने लोग एक्चुअली पढ़े नहीं के नहीं है कि उनको ये समझ में आए कि जो इनहेल जो हम करते हैं किसी चीज को वो भी हमारे लिए पॉइजन हो सकता है। इंजेक्ट, जनरली आप जो लोग ड्रग्स कंज्यूम करते हैं वहां पर इंजेक्ट में या फिर हॉस्पिटल में अगर कई बार मिस हैपनिंग हो जाती है तो वहां पर इंजेक्ट से केस बनता है। एब्जॉर्ब थ्रू द स्किन बहुत रेयर होता है, लेकिन कई बार ये केस आपका बन जाता है स्पेशली सनलाइट की प्रेजेंस में। तो एब्जॉर्ब थ्रू द स्किन फोटोटॉक्सिसिटी वगैरह कोज हो जाती है। तो ये आपका रहता है कहाँ से आपके रूट हो सकते हैं। स्वेलोड, इनहेल्ड, इंजेक्ट, एब्जॉर्ब थ्रू द स्किन। सो अब पॉइजनिंग के कुछ केसेस देख लेते हैं। इससे बाहर आपको पॉइजनिंग का बहुत कोई एक रेयर केस मिलेगा इन पॉइंट्स के अलावा। तो सबसे पहले इट कैन ऑकर बाय टेकिंग द ओवर द काउंटर ड्रग। ओवर द काउंटर ड्रग जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में ओटीसी ड्रग कहते हैं, जिसके लिए प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर कोई इसे हाई डोज में ले लेता है, फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल की पॉइजनिंग को हम देखेंगे। जो आपके नसेड्स आते हैं सैलिसिलिक एसिड वाले, उनकी पॉइजनिंग को हम देखेंगे कि कैसे लो डोज जब हम दे लेते हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, यानी आपका नॉर्मल एक्शन आता है। लेकिन जो डोज है जैसे ही हाई जाती है आपका जो है पॉइजनिंग हो जाती है। फॉर एग्जांपल जो आपकी पैरासीटामोल है ये आपकी 4 mg के बाद या 4 mg तक पॉइजनस नहीं है, इसके बाद वो आपकी बॉडी के लिए एक पॉइजन है। ये मैंने 4 जो mg बताया, सॉरी 4 ग्राम जो है ये, यानी 4000 mg, जो ये आपका 4 ग्राम है, ये आपका जो है ये जो आपका अडल्ट के केस में है। 4 ग्राम का जो केस है आपका, ये आपका अडल्ट के केस में है। अगर कोई एज कम है या और सारे रीजंस होते हैं, वेट हाइट कम है, तो ये और कम चला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज द ओवरडोज ऑफ इलीगल ड्रग। इलीगल ड्रग आपकी जो बैन ड्रग है, फॉर एग्जांपल मैंने बात करी थी यहाँ पर एल्प्राजोल की, 0.25 या 0.5 mg में आपकी वो ड्रग आती है। इलीगल है, बिना प्रिस्क्रिप्शन के लेना। अगर कोई ले लेता है तो मीन्स उसके लिए वो ओवरडोज होगी और पॉइजन का काम करने वाली है। ऐसे ही आप देखेंगे आपकी क्लोनाजिपाम है, मॉर्फिन है, कोकेन वगैरह, ये सब आपकी इलीगल ड्रग है और ओवरडोज का केस बनता है। बाय पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड, इससे सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं फार्मर्स या फिर कुछ इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग।
केमिकल इंडस्ट्री में, जहाँ पर केमिकल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, सिंथेसिस होती है, तो वहाँ पर जो लोग हैं इनहेल कर लेते हैं इन्हें, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स। एक आने वाली स्लाइड में आपको पिक्चर भी दिखेगी जिसमें आपको पता लगेगा कि ये फार्मर्स के लिए क्यों हार्मफुल और सबसे ज़्यादा केसेस आते हैं। एंड नेक्स्ट इज बाय इनहेलिंग हार्मफुल गैसेस। आपका ऑल आउट हो गया, मैक्सो कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑल आउट मैक्सो आप घर में यूज़ करते हैं या गुड नाइट जो भी है, ये आपके हार्मफुल गैसेस है अगर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है तो। कार्बन मोनोऑक्साइड का केस हम देखेंगे, बहुत आपका एक 10th क्लास से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि आपका हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन होता है आपका, उसके कारण जो है आपका ये जो है पर्सन की साइलेंट डेथ हो जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से। तो इसके एंटीडोट भी देखेंगे। सुसाइडल पर्पस कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम कंसीडर करते हैं ड्रग्स से रिलेटेड। जो भी आपकी ड्रग्स है उनसे रिलेटेड जो है हम यहाँ पर स्टडी करते हैं सुसाइडल पर्पस। कोई दूसरा पर्पस हम सुसाइडल का छत से कूद जाना या वो सब इंक्लूड नहीं होता है। बाई हैवी मेटल्स, हैवी मेटल्स अगर हम देखें तो इंडिया में जो हम पानी पीते हैं, जो आपके जो सॉइल है, वहाँ पर आप देखेंगे तो सॉइल में आपको आर्सेनिक ज़्यादा मिलता है, वाटर में कई बार आपको लेड ज़्यादा मिलता है। तो इनकी जो है फूड और वाटर में ये हमारे प्रेजेंट है, हमारे बॉडी तक कहीं ना कहीं से ये पहुँच ही रहे हैं, और ये आपके एक्यूमुलेट होते जाते हैं और जो है आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल हो जाते हैं, बहुत सारे साइड इफेक्ट आते हैं। अब कहीं जाके इंडिया में इन हैवी मेटल्स की जो है टेस्टिंग होने लगी है, स्पेशली आपका जो लेड है उसकी जो टेस्टिंग है वो अब इंडिया में होने लगी है। एक और हैवी मेटल का केस बनता है, मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग है, यूटेंसिल्स से। आप एल्यूमिनियम के बर्तन यूज़ करते हैं, सिल्वर के करते हैं, कोई भी है, तब आप उसे साफ करते हैं तो उसमें से जो हैवी मेटल है, जैसे एल्यूमिनियम का यूज़ करते हैं, तो वो निकलता जाता है और हमारे फूड के साथ, वाटर के साथ हमारी बॉडी तक जाता रहता है। तो ये आपका पॉइंट रहता है कि वहाँ से भी हैवी मेटल बॉडी के अंदर आ रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड, इंसेक्टिसाइड की मैंने बात करी थी। ये पर्सन है, इन्होंने फेस कवर कहीं से भी नहीं है, तो ये इनका स्किन भी कवर नहीं है। इसका मतलब क्या है, जो इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड्स है, उसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है, आपका इनहेल हो रहा है और आपका स्किन से भी एब्जॉर्प्शन हो रहा है। जबकि आप दूसरी कंट्रीज में फार्मर को देखेंगे तो प्रॉपर कवर होता है, यहाँ तक कि उनको ग्लव्स, जो आपके ग्लव्स होते हैं और आपके जो गोगल्स हैं, वो दोनों यूज करते हैं। बट इन इंडिया दैट्स वाई द फार्मर सफर्ड मोर from the insecticide and pesticides poisoning. So this is an picture that's telling you poison pill, कि जो आपकी दवाइयाँ हैं आपके लिए पॉइजन भी हो सकती हैं अगर ओवरडोज हो जाए तो, या आप जो है फार्मासिस्ट के अकॉर्डिंग ना लें। सो चेंजिंग पॉइजन इनटू मेडिसिन एंड मेडिसिन इनटू पॉइजन, बोथ द वेज आर पॉसिबल। अभी आप जो आने वाली स्लाइड है, दोनों में आप देखेंगे पॉइजन मेडिसिन में और मेडिसिन पॉइजन में किस तरह से आपका चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्गेनोफॉस्फेट एंड कार्बामेट पॉइजनिंग की। सबसे जो आपका एक फेवरेबल क्वेश्चन है जीपैट और आपके जो गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम और नाइपर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग का। हालांकि आपकी बात करूं मैं, ऑर्गेनोफॉस्फेट और कार्बामेट दोनों अलग कंपाउंड्स हैं, लेकिन इनकी पॉइजनिंग के जो सिम्टम्स हैं, इनका जो एंटीडोट है वो आपका सेम है। इसलिए मैंने आपका टाइम सेव के लिए दोनों को एक ही में इंक्लूड करा है और एक ही से आपका क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो सबसे पहले ऑर्गेनोफॉस्फेट और कार्बामेट, ये दोनों आपके घरों में भी यूज होते हैं और आपका जो है इंडस्ट्री में भी यूज होते हैं। अब डोमेस्टिक पर्पज में इसका क्या यूज है उसको हम देखेंगे। सबसे पहले इंसेक्टिसाइड्स, जैसा कि आपने पिछली स्लाइड में देखा था, ये केस जो था आपका, ये यहाँ पर आपको आने वाले स्लाइड्स में इनके प्रोडक्ट भी मिलेंगे। मेलाथायोन, पैराथायोन, डाइक्लोरोवस, क्लोरपायरिफोस, ये आपके इंसेक्टिसाइड यूज होते हैं, मार्केट में अवेलेबल है, आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा। नर्व गैसेस, ये आपकी वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2, स्पेशली वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ये यूज करी गई थी आपकी। सेरीन, सोमान एंड टेबून, ये आपकी 3 गैसेस थी जो यूज करी गई थी, इन्हें हम नर्व गैसेस के नाम से जानते हैं। ऑप्थेल्मिक एजेंट्स, इकोथायोफेट और आइसोफ्लोरोफेट, इनका यूज भी करते हैं हम, लेकिन अगर इनकी ओवरडोज हो जाए तो ये आपका पॉइजनिंग क्रिएट कर देती है। एंटी एलमेंथिक, ट्राइक्लोरोफॉर्म और ट्राइब्यूरोफोस, जो आपको मैं अगर कहूँ तो ये जो 3 आपके जो पॉइंट्स हैं, इन्हें ज़्यादातर टारगेट किया जाता है, नाम से पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में।
सो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स इन मार्केट, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एल्ड्रिन नाम से एक आता है, ये आपका देखेंगे यहाँ पर पंजाबी में लिखा है, तो आपको ये इंडिया में यूज हो रहा है, ये आपका इंसेक्टिसाइड है। यहाँ पर क्लोरपाइरिफोस, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था, क्लोरपाइरिफोस, दैट मीन्स द फार्मर्स आर यूजिंग इट। सो इसलिए मैंने यहाँ पर जो है इनका जो प्रोडक्ट्स है वो डाले हैं। आपका क्लोरपाइरिफोस अलग अलग अमाउंट में आते हैं, स्मॉल बोतल, लार्ज बोतल और आपकी वेरी लार्ज बोतल, तो इसमें आता है। अब मैकेनिज्म क्या है ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग का? सिंपल आपका एक मैकेनिज्म है। मैं अगर यहाँ पर लेकर चलूँ तो आपका एक एंजाइम होता है आपका एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज, जो क्या करता है आपका, वहां पर भी हम देखेंगे एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज, ये आपका ब्रेक करता है एसिटाइल कोलिन को एसिटाइल में और आपका कोलिन में, इसको ब्रेक करता है। लेकिन ऑर्गेनोफॉस्फेट जो है इनहिबिट करते हैं इस एंजाइम को, जिसकी वजह से एसिटाइल कोलिन हमारी बॉडी में इंक्रीज हो जाता है। तो सिंपल सा आपका मैकेनिज्म था, ऑर्गेनोफॉस्फेट उस एंजाइम को इनहिबिट कर रहे हैं एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज, जो एसिटाइल कोलिन को तोड़ता है और उसका अमाउंट हमारी बॉडी में नॉर्मल मेंटेन रखता है। इस जो स्लाइड है इसमें आपको समझ में आ जाएगा, ये आप ब्लू कलर से देख रहे हैं, ये आपका एसिटाइल कोलिन है, और यहाँ पर जो एसिटाइल कोलिन को जो तोड़ रहा है, ये एंजाइम जो था यहाँ पर, वो आपका एसिटाइल कोलिन ट्रांसफरेज था, जिसे आपका ब्लॉक कर दिया इकोथायोफेट, एड्रोफोनियम, ये आपकी अलग ड्रग्स है, इसको हम बाद में देखेंगे, क्योंकि ये स्लाइड जो है एक बार फिर आपके वीडियो में आएगी, तो इसको हम बाद में देखेंगे। यहाँ पर हमारे लिए जो है इम्पोर्टेंट वो इकोथायोफेट है और बाकी जो गैसेस है। तो एसिटाइल कोलिन आपका टूट नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से वो बॉडी में इंक्रीज हो रहा है। अब एसिटाइल कोलिन जो है आपका एक न्यूरोट्रांसमीटर है और बॉडी के नॉर्मल फंक्शन में हेल्प करता है, लेकिन इसकी वजह से जो है आपकी कुछ सिक्रीशंस हैं वो बढ़ जाती है। ऑलमोस्ट हर सिक्रीशन का रोल आपका जो है एसिटाइल कोलिन से है। आप सिक्रीशन को अपने माइंड में सोचेंगे तो क्या सिक्रीट कर सकती है आपकी बॉडी? आपकी बॉडी स्वेटिंग सिक्रेट कर सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, यूरिन के लिए हो सकता है, टीयर्स हो सकते हैं, ये सब आपका एसिटाइल कोलिन से रहता है। तो टीयर, स्लाइवा, स्वेटिंग, डायरिया, वॉमिटिंग, मसल ट्रेमर, आपके हाथ पर थोड़े कांपने लगते हैं, ट्रिमर आ जाता है, स्लो हार्ट रेट, ये आपका एवी नोड पे काम करता है एसिटाइल कोलिन, जिसकी वजह से जो है आपकी हार्ट रेट जो है वो स्लो हो जाती है। ये आपका एवी नोड पर काम करता है एसिटाइल कोलिन। फाइनली इट्स लीड्स टू रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एंड डेथ, और जो प्यूपिल है उसका साइज भी कम हो जाता है। तो ये आपके सिम्टम्स रहते हैं एसिटाइल कोलिन या मैं कहूँ ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग में। तो अब इसको हम कम कैसे कर सकते हैं? एक बात हमने देख लिया, यहाँ पर एसिटाइल कोलिन इंक्रीज हो रहा है और अपने रिसेप्टर पर बाइंड कर रहा है। अगर हम इस रिसेप्टर पर एसिटाइल कोलिन को बाइंड ना करने दें, तो एसिटाइल कोलिन जो है कोई भी सिक्रीशन, कोई भी इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। उसी चीज को हम टारगेट करेंगे यहाँ पर, और एंटीडोट का जो एक्शन देखेंगे आप वहीं देखेंगे, जो प्रिवेंट कर रहा होगा एसिटाइल कोलिन को यहाँ पर बाइंड करने से। सो ट्रीटमेंट जो है आपका एट्रोपिन, एक ड्रग है जो यूज होती है, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है, और ये आपकी रिवर्सिबल एंटागोनिस्ट है। ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया है, ऑर्गेनोफॉस्फेट की जो आपका एंटीडोट है वो क्या है, एट्रोपिन है, और वो क्यों है, उसका काम क्या है, किस तरह से काम करती है। तो यहाँ पर हमने एक बात समझ ली थी कि अब हमें एसिटाइल कोलिन को यहाँ पर बाइंड नहीं होने देना है, तो हमने क्या करा, हमने ड्रग दे दिया आपकी एट्रोपिन। एक पॉइंट यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है, आपकी एट्रोपिन की जो डोज है वो आपकी हाई होनी चाहिए, जितना पॉइजन कंज्यूम करा है उससे। अगर एट्रोपिन की डोज कम है और एसिटाइल कोलिन ज़्यादा है, तो एसिटाइल कोलिन यहाँ से आपका नहीं हटेगा, वो ज़्यादा बाइंड हो जाएगा, क्योंकि एट्रोपिन जो है आपकी रिवर्सिबल एंटागोनिस्ट है। मीन्स जैसे ही अमाउंट एट्रोपिन का कम होगा, एसिटाइल कोलिन दोबारा जाकर बाइंड हो जाएगा। तो हमें हाइयर डोज चाहिए होती है या रिपीटेटिव डोज चाहिए होती है, जिसकी वजह से आपका एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर पर बाइंड ना हो पाए और आपका एट्रोपिन बाइंड रहे। और ड्यू टू इट्स एंटागोनिस्टिक एक्शन, एसिटाइल कोलिन फेल टू प्रोड्यूस द वेरियस इफेक्ट। जो भी हमने पढ़ा है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, स्लो हार्ट रेट, सिक्रीशंस के बारे में, तो कोई भी आपका साइड इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये आप देख रहे हैं
कि एसिटाइलकोलिन को एट्रोपिन ने हटा दिया और खुद आपका मस्कैनिक रिसेप्टर जो होते हैं या कोई भी जहाँ रिसेप्टर लिया हमने वहाँ पर जाकर बाइंड हो जाता है और एसिटाइलकोलिन को रिप्लेस कर देता है। ये सिंपल डायग्राम आपको समझाने के लिए। अब यहाँ पर मैंने एक आपको स्लाइड बताई थी, चेंजिंग पॉइजन इनटू मेडिसिन एंड मेडिसिन इनटू पॉइजन। हमने यहाँ पर देखा था कि जो एट्रोपिन है वो एक एंटीडोट है, लेकिन अगर एट्रोपिन हम की डोज ज़्यादा हो जाए तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो भी आपका पॉइजन बन जाता है। तो उसकी पॉइजनिंग हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक स्लाइड आपकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। डोंट डू दिस मिस्टेक, क्योंकि ये मिस्टेक बहुत कॉमन है। इवन द डॉक्टर्स, द नर्सेज आर ऑल्सो परफॉर्मिंग दीज मिस्टेक इन दी हॉस्पिटल्स राइट नाउ। क्योंकि जो भी आप सुसाइडल केस देखते हैं, अब ये केसेस ज़्यादा हो गए हैं। ऑल आउट किसी ने ड्रिंक किया होता है, मैक्सो गुड नाइट यानी कुछ आपका इंसेक्टिसाइड वगैरह ये आपका डिलीट किया होता है, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड। लेकिन ये जो आपके कंपाउंड्स है जो आप हाउस होल्ड यूज़ करते हैं, ये ऑर्गेनोफॉस्फेट नहीं है। इनकी जो पॉइजनिंग के सिम्टम्स हैं वो ऑर्गेनोफॉस्फेट की तरह ज़रूर है, लेकिन ये ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड नहीं है। ये आपका कंटेन करते हैं पेरेल्थ्रिन। ये पेरेल्थ्रिन कंटेन करते हैं और वो एक न्यूरोटॉक्सिक एजेंट है। ऑर्गेनोफॉस्फेट कंटेन नहीं करते हैं, लेकिन इसका जो आपकी जो पॉइजनिंग के सिम्टम्स हैं वो ऑर्गेनोफॉस्फेट की तरह है। इसलिए ये डाउट रहता है, कई बार डॉक्टर्स भी गलती कर बैठते हैं, क्योंकि पेशेंट अगर जो देखे अगर वो कॉन्शियस नहीं है या नहीं पता लग पा रहा है कि उसने क्या कंज्यूम किया है, तो डॉक्टर ऑर्गेनोफॉस्फेट का केस उसे समझ लेते हैं और एट्रोपिन दे दे दी जाती है, जिसकी वजह से और केस जो है आपका सीवियर हो जाता है। तो ये आपका एक न्यूरोटॉक्सिक एजेंट है। जनरली ये मिस्टेक हो जाती है, लेकिन अब जो है अवेयरनेस आने लगे, क्योंकि पहले स्टार्टिंग में बहुत कम केसेस होते थे, अब बहुत कॉमन केसेस आने लगे हैं। तो ये आपका बात रहता है। एज एन गवर्नमेंट फार्मासिस्ट का एग्जाम देते हैं, अगर आप फार्मासिस्ट एज एन सिलेक्ट होते हैं तो ये केसेस आप देखेंगे। नाउ इज द एट्रोपिन पॉइजनिंग। एट्रोपिन में क्या होता है, एसिटाइलकोलिन डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पर हमने देख लिया था एसिटाइलकोलिन बाइंड नहीं हो रहा है, बाइंड नहीं हो रहा है तो आपका एसिटाइलकोलिन टूट जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, हमें एसिटाइलकोलिन का जो अमाउंट है वो इंक्रीज करना है सिंपली, और वहीं आपका जो है एंटीडोट हो जाएगा एट्रोपिन की पॉइजनिंग का। सो एट्रोपिन इज एन रिवर्सिबल एंटागोनिस्ट ऑफ एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर। ये हम देख चुके हैं, दोबारा आई थिंक बताने की जरूरत नहीं है। तो अब हमने एक ड्रग फाइसोस्टिग्मिन, ये ड्रग आपकी उसी तरह से काम कर रही है जिस तरह से आपके काम कर रहे थे कार्बामेट्स और ऑर्गेनोफॉस्फेट, लेकिन ये ड्रग जो है आपकी रिवर्सिबल है। और जो ये आप देख रहे थे जहां पर ये एंजाइम इनिबिट हो रहा था, ये आपके रिवर्सिबल तरीके से बाइंड हो रहा था जो आपके ऑर्गेनोफॉस्फेट और कार्बामेट थे। लेकिन आप देखेंगे एड्रोफोनियम, नियोस्टिग्मिन और फाइसोस्टिग्मिन, ये आपके इरिवर्सिबल जो है आपके रिवर्सिबल बाइंड होते हैं, जिसकी वजह से कुछ टाइम बाद आपका जो एंजाइम है एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज वो आपका फ्री हो जाता है। तो फाइसोस्टिग्मिन आपकी एक कोलिनर्जिक ड्रग है, इनिबिट करती है किस एंजाइम को, एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज को। जो आपका क्या करता है, एसिटाइलकोलिन है इसको एसिटाइल और कोलिन में आपका ब्रेक डाउन कर देता है। तो ये आपका इस एंजाइम का काम है। अगर ये एंजाइम आपका इनिबिट हो गया तो एसिटाइलकोलिन आपका इन दो में आगे आपका नहीं टूटेगा और बॉडी में रहेगा, जिसकी वजह से ये आपका जो है इंक्रीज हो जाएगा और एट्रोपिन को रिप्लेस कर देगा। जैसे यहाँ पर एट्रोपिन ने इसे रिप्लेस किया था, अब जो नेक्स्ट आपका जब एट्रोपिन की पॉइजनिंग होगी तो ये केस इस तरह से बनेगा और एट्रोपिन जो है आपका यहाँ पर आकर बाइंड हो जाएगा और एट्रोपिन निकल जाएगा, एसिटाइलकोलिन बाइंड हो जाएगा। ये आपका पॉइजनिंग का केस इस तरह से आपका सॉल्व आउट होता है। इस तरह से हमें एंटीडोट मिलता है, फाइसोस्टिग्मिन मिलता है। और बहुत बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में रहा है। मैं एक वीडियो और अपलोड करूंगा जिसमें सब क्वेश्चंस जो आपसे पूछे गए हैं जीपेट में, नाइपर में, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम में पॉइजनिंग से रिलेटेड सबको डिस्कस करेंगे। तो ये एक दोबारा मैंने बताने की कोशिश किया हाउ फाइसोस्टिग्मिन वर्क। तो यहाँ पर यह वही ड्रग है फाइसोस्टिग्मिन, एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज को इनिबिट कर रही है। एसिटाइलकोलिन आपका ब्रेक नहीं हो रहा है तो अमाउंट इंक्रीज हो रहा है। तो नेक्स्ट, अल्कोहल पॉइजनिंग। बहुत सारे केसेस आते हैं
एक्चुअली आई ऑल्सो वर्कड इन एन हॉस्पिटल फॉर एन शॉर्ट टाइम, तो बहुत सारे केसेस आते हैं अल्कोहल पॉइजनिंग के। लेकिन जो आपका एक अच्छी बात है अल्कोहल पॉइजनिंग को लेकर वो ये है कि इसके लिए आप सिर्फ एक ही एंटीडोट यूज कर सकते हैं, चाहे आपका कैसा भी अल्कोहल हो, कोई भी अल्कोहल हो, आपके पास एक एंटीडोट अवेलेबल होना चाहिए। तो 3 टाइप्स के अल्कोहल है जो हम यूज कर रहे हैं। रिसेंटली एक और अल्कोहल मैं यहाँ पर ऐड करूंगा, आईपीपी, आइसोप्रोपाइल प्रोपेनोलोल, क्योंकि ये जो है अब सैनिटाइजर जो हम यूज कर रहे हैं रिसेंटली टाइम्स पर उसमें आता है, और कुछ लोग शायद गलती से ड्रिंक कर ले तो वो आपका एक केस हो सकता है पॉइजनिंग का। सो आइसोप्रोपेनाइल अल्कोहल, यहाँ पर हम जो नॉर्मली बात करते हैं पॉइजनिंग की, वो सबसे खतरनाक पॉइजनिंग मिथेनॉल की है। इथेनॉल आपका कॉमन अल्कोहल है जो लोग ड्रिंक करते हैं, इसका यूज हम सैनिटाइजर में करते हैं, लेकिन उसकी परसेंटेज जो है वो ज़्यादा है, 60-70 प्लस है। इथाइलिन ग्लाइकोल, इसका यूज हम नहीं करते हैं, लेकिन इंडस्ट्री में इसका यूज एक बहुत अच्छे लेवल पर होता है। तो सबसे पहले मिथेनॉल की स्ट्रक्चर को देखें तो CH3OH, ये आपका सिंपली मिथेनॉल है। कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है इथेनॉल और इथाइलिन ग्लाइकोल में, वो समझते हैं कि ये दोनों एक ही है, इनकी पॉइजनिंग का जो इफेक्ट है वो एक ही होगा, इसलिए स्ट्रक्चर इंक्लूड करें हैं। यहाँ पर आपका CH3CH2OH मीन्स कार्बन की 2 चेन है, लेकिन अल्कोहल ग्रुप एक है। इथाइलिन ग्लाइकोल में आपका इथाइलिन का इथीन ही है, आपका इथेन है यहाँ पर, और ये 2 अल्कोहल ग्रुप है। तो अल्कोहल का इफेक्ट देखें या पॉइजनिंग का इफेक्ट देखें तो इसमें ज़्यादा आएगा, और इससे भी ज़्यादा आएगा आपका आईपीपी में, क्योंकि यहाँ पर कार्बन की चेन और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, आपके 3 अल्कोहल हो जाएंगे। ये आपका रहता है प्रोपेनोलोल और आइसोप्रोपेनाइल, यहाँ पर आपके 3 अल्कोहल ग्रुप हो जाते हैं। और इथाइलिन ग्लाइकोल का यूज़ कई बार आपसे गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम में पूछा गया है। एंटी फ्रीजिंग एजेंट है आपका इथाइलिन ग्लाइकोल, और आपका एक ही, चाहे आपका मिथेनॉल की पॉइजनिंग हो, इथेनॉल हो, इथाइलिन ग्लाइकोल हो या ये हो, एक ही एंटीडोट आपका यूज होता है, डेट इज फोमेपिजोल, किसी भी टाइप की अल्कोहल पॉइजनिंग में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहता है। इस ड्रग के बारे में बहुत बार पूछा गया है, किस एंजाइम पर काम करती है और कैसे काम करती है। तो फोमेपिजोल का हम देखेंगे। सबसे पहले मिथेनॉल की अगर पॉइजनिंग हो जाती है तो हम फोमेपिजोल दे सकते हैं, और इसके साथ साथ इथेनॉल भी दे सकते हैं जो आपका नॉर्मल अल्कोहल होता है। इट इज एन कम्पिटिटिव इनिबिटर ऑफ मैथेनॉल, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका जो मैथेनॉल है वो रिसेप्टर पर बाइंड नहीं कर पाता है, और जो है आपका इथेनॉल है वो आपका रिसेप्टर पर आकर बाइंड कर देता है। तो ये आपका एक्शन होता है, बायोकेमिस्ट्री का है ये आपका कॉन्सेप्ट, कि इथेनॉल जो है कॉम्पिटिटिव इनिबिटर है मैथेनॉल का, और इथेनॉल का अमाउंट जैसे ही बॉडी में ज़्यादा होगा वो आपका बाइंड हो जाएगा, और आपका जो मिथेनॉल है वो आपका यूरिन के थ्रू बाहर निकल आएगा। मैथेनॉल पॉइजनिंग में बहुत सारे लोग ब्लाइंड हो जाते हैं, और इसमें डेथ जो है बहुत जल्दी हो जाती है। अगर इथेनॉल की पॉइजनिंग हो जाए, कुछ लोग आपने देखा होगा इथेनॉल की पॉइजनिंग में वो केस बनता है, इवन इन द पार्टीज और मैरिज प्लेसेस ये केसेस होते हैं। तो वहाँ पर ड्रग यूज़ होती है आपकी फोमेपेजोल। इथाइलिन ग्लाइकोल की पॉइजनिंग हो जाए, वहाँ पर भी एंटीडोट आपका फोमेपेजोल है। अब फोमेपेजोल काम कैसे करता है, ये आपका इनहिबिट करता है एक एंजाइम को। इसकी सिंपल सी ट्रिक है, फोमेपेजोल का आप यूज़ कर रहे हैं अल्कोहल पॉइजनिंग में, और ये इनहिबिट भी करेगा आपका एंजाइम जो है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। ये काम क्या करता है, अल्कोहल को कन्वर्ट करता है आपका एल्डिहाइड में। फॉर्मल्डिहाइड नहीं लेंगे अभी हम, एल्डिहाइड लेते हैं, क्योंकि इसका मैं आपको रीजन बताऊंगा। अल्कोहल को कन्वर्ट करता है एल्डिहाइड में, और एल्डिहाइड जब तक हमारी बॉडी में है वो हमारे लिए हार्मफुल है। इसको आगे जो है हमें ब्रेक डाउन करना होता है, और फॉर्मल्डिहाइड जो आपका मिथेनॉल के केस में बनता है, ये आपका एक पॉइजन की तरह काम करता है। तो यहाँ पर आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी देखेंगे फोमेपेजोल का और मिथेनॉल की पॉइजनिंग। मिथेनॉल को अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस किस में तोड़ रहा है, आपका फॉर्मल्डिहाइड, जो कि क्या है आपके लिए टॉक्सिक है। अब ड्रग ने, फोमेपाजोल ने आपका अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस को इनिबिट कर दिया, तो ये आपका फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट नहीं होगा, यूं का यूं आपका यूरिन में बाहर निकल जाएगा। अगर फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया उसके बाद एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस अपना काम शुरू करेगा, और फॉर्मिक एसिड
वो बनेगा जो भी टॉक्सिक है, और आपका सीएनएस डिप्रेशन, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, न्यूरोलॉजिकल फंक्शन, कोमा, ब्लरिंग विजन और रेस्पिरेटरी फेलियर एंड फाइनली लीड्स टू डेथ। ये सारी चीजें आपकी आती हैं। ये आपका ध्यान रखना है आपको। मेथनॉल पॉइजनिंग यानी मेथनॉल का मेटाबॉलिज्म है ये। मेथनॉल आपका टूटा फॉर्मल्डिहाइड में जो कि टॉक्सिक है, और फॉर्मल्डिहाइड टूटा आपका फॉर्मिक एसिड में, वो भी टॉक्सिक है। तो हमने यहाँ पर स्ट्रेटेजी यूज करी, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज को इनिबिट करा। नेक्स्ट में आप देखेंगे इथेनॉल का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है और क्यों हार्मफुल नहीं है। इथेनॉल जो है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज सेम एंजाइम है आपका, तोड़ता है एसिटल एल्डिहाइड में, और एसिटल एल्डिहाइड हमारा टूट जाता है एसीटेट में। और एसीटेट आप देखेंगे नॉर्मली हमारी बॉडी में एसीटेट आयंस कुछ मिलते हैं, तो ये आपका रहता है। एसीटेट हमारे लिए इतना हार्मफुल नहीं है। और यहाँ पर आप देख रहे थे फाइनली आपको फॉर्मिक एसिड बन रहा था। तो ये इसलिए इथेनॉल की पॉइजनिंग के केसेस कुछ कम हैं ज़रूर लेकिन कम है। अगर पॉइजनिंग हो जाती है तो आपका अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज पे ही आपकी जो ड्रग है फोमिपाजोल, उसका हम यूज़ करते हैं। अब एक और यूजफुल आपके लिए क्वेश्चंस जो पूछा गया है, ड्राई सल्फिराम। पहले ये अप्रोच थी जब ये ड्रग आपकी फोमिपाजोल मार्केट में नहीं आई थी, तो पहले जो अप्रोच थी वो एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज को क्या करने की थी, आपकी इनिबिट करने की थी। लेकिन एसिटल एल्डिहाइड अगर नहीं टूटेगा एसीटेट में, तो आपके सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे। वॉमिटिंग होगी, हाइपरटेंशन होगा, नोजिया होगा, डिस्कम्फर्ट होगा। तो ये सारे आपके जो है सिम्टम आने शुरू हो जाते थे जब हमने इस एंजाइम को टारगेट किया था, एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज को। और इस एंजाइम को इनिबिट करती थी आपकी ड्रग डाइसल्फारम। इट इज़ एन एंटी अब्यूज ड्रग। पहले ये आपका जो रिहेबिलिटेशन सेंटर है वहां पर यूज होती थी, अब इसका यूज नहीं है। यह आपकी ड्रग इनिबिट करती है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, यहाँ पर हम देख रहे हैं नॉट इन यूज नाउ। तो इसके कुछ साइड इफेक्ट है लाइक हाइपरटेंशन, नोजिया, वॉमिटिंग, डिस्कम्फर्ट। तो ये इसके हाइपरटेंशन स्पेशली, और ब्रेडिकार्डिया जो आपका सॉरी टेकिकार्डिया जिसमें आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, तो ये उसके साथ साथ वो भी आपका एक साइड इफेक्ट है। So this is in the first part of the antidote and poisoning. I hope you subscribe the channel. Thanks for watching, and next part will be uploaded in I think one day. So you can press the subscribe button, bell icon for the updates. Thank you so much and all the best.